नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि दैनिक पाठ योजना को किस प्रकार से एक फाइल में बना सकते हैं और किस प्रकार से हमें बनाते समय सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। आज का हमारा विषय ले रहे हैं सामाजिक अध्ययन की एक शाखा भूगोल का। देख लेते हैं सबसे पहले दैनिक पाठ योजना को बनाने के लिए क्या करना आवश्यक होता है। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम पहले पेज पे आपको ऊपरी पर दिखाई देगा कि दैनिक पाठ योजना क्रमांक आपका, अगर एक क्रमांक आप एक डालना है, अगर दो है तो दो डालना है। आज हम हमारा ले लेते हैं, चलो एक हमने पूर्व में वीडियो डाल दिया है इसलिए हम आज का ले रहे हैं 2। इसके बाद नीचे विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिसे आपको जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप दी गई है, जैसे कि हमारा विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारा वाली ढाणी। उसके बाद आपको दिनांक डालनी होती है और उसके बाद में कक्षा डालनी होती है जिसने आपने पाठ पढ़ाया है, उस कक्षा को लिखना होता है। उसके बाद क्लास आपने 8वीं, या हमारे यहाँ पे 8वीं कक्षा लिख रखी है तो यहाँ पे 8वीं कक्षा में भूगोल विषय का घंटा यानी क्लास का विद्यालय में कौन सा घंटा चल रहा है उसको लिखना होता है। उसके बाद हमारा विषय आजकल हो जाता है भूगोल और वर्ग। इसके अंदर हमने ऐप भर दिया और इसके अंदर दैनिक पाठ योजना के अंदर हमें समय अवधि का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अंदर समय अवधि 35 से 40 मिनट तक की होती है। और आज का हमारा प्रकरण रहता है कृषि। जिस प्रकार आप दैनिक पाठ योजना को एक क्लासरूम में पढ़ाएंगे तब आपको प्रकरण क्या लेना है, कृषि। जिस प्रकार से हमने पूर्व में एक सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल पढ़ा था, प्रस्तावना कौशल। जिस प्रकार से हमने एक प्रस्तावना कौशल के अंदर प्रकरण निकाला था, ठीक उसी प्रकार हमें दैनिक पाठ योजना के अंदर भी क्या निकालना होगा, प्रकरण निकालना होता है। देख लेते हैं साथियों किस प्रकार से हम प्रस्तावना कौशल दैनिक पाठ योजना के अंदर निकालते हैं। जैसे कि आपको उपयुक्त दिखाई दे रहा होगा आसानी में, जैसे इस तरफ छात्राध्यापक क्रिया और इस तरफ छात्र क्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे कि पहला प्रश्न करेंगे कि हम किस देश के निवासी हैं, तो छात्र उत्तर देंगे तो किस देश के हैं, भारत की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारत देश के लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे गाँव में, शहरों में, नगरों में, कस्बों आदि में निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो छात्र उत्तर देंगे गाँव में। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे कृषि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कृषि व्यवसाय के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्या रह जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। अगर आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो हमारी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रस्तावना कौशल की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको किस किस तरह से प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं इसकी भी जानकारी है वहाँ पे। इसके बाद 5वां प्रश्न हमारा रहा कि कृषि व्यवसाय के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहता है। प्रस्तावना कौशल में एक कंडीशन रहती है कि जब हमारा प्रस्तावना कौशल में समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो उसके बाद हम एक उद्देश्य कथन बोलेंगे। वो उद्देश्य कथन क्या होता है कि अच्छा बच्चों, आज हम कृषि व्यवसाय के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ऐसा बोलने के पश्चात आपको अपने बोर्ड पर या फिर आपको अपना प्रकरण सुनिश्चित कर देना होता है। यहाँ पर लिख देना होता है क्या, कृषि। इस तरह से हम हमारा प्रकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइल के अंदर क्या लिखना होता है, नीचे नीचे सहायक सामग्री, जैसे आपके कौन कौन से सहायक सामग्री, जैसे चौक है, जाड़न है, लपेट फलक है, संकेतक है या फिर श्यामपटक है इत्यादि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या होता है, प्रस्तावना कौशल पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट पेज में दैनिक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, आपके देख लेते हैं क्या है, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु वही होगा प्रस्तुतिकरण के दौरान जो आपने प्रस्तावना कौशल से निकाला है। उसके बाद उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसके अंदर चार व्यवहार परिवर्तन लिखने होते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है छात्र अध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, उसके बाद वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु जो हमारी प्रस्तावना कौशल ने निकाला था वो क्या था, कृषि। अब देख लेते हैं उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में कौन कौन से उद्देश्य आएंगे। ये उद्देश्य BF ब्लूम के द्वारा दिए गए सेक्शन उद्देश्य है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा पहला कि छात्रों में कृषि के बारे में प्रत्यय विज्ञान की क्षमता है। इसी के अंदर दूसरा
छात्रों में कृषि के बारे में प्रत्याशरण की क्षमता है। दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक। छात्रों में कृषि के बारे में पुष्टि करने की क्षमता है। इसी का दूसरा है छात्रों में कृषि के बारे में व्याख्या करने की क्षमता है। तीसरा उद्देश्य है कि छात्रों में कृषि पर तर्क करने की क्षमता है। और दूसरा है छात्रों में कृषि पर पूर्व कथन करने की क्षमता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है सृजनात्मक। सृजनात्मकता में क्या होता है कि छात्रों में कृषि पर विश्लेषण करने की क्षमता है। और दूसरा है छात्रों में कृषि पर संश्लेषण करने की क्षमता है। इस प्रकार से हम उद्देश्य एवं अपेक्षित विभाग प्रश्न बॉक्स को पूरा भर सकते हैं। ठीक है, इसका छात्र प्रक्रिया में आप लिखेंगे सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न आपके जो प्रकरण है उससे संबंधित होना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न में छात्र उत्तर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर किया हुआ है कि कृषि किसे कहते हैं, तो इसके अंदर छात्रों ने अपनी बातें रखी, यानी आपने क्या लिख दिया, अपेक्षित उत्तर। इसके बाद आप कृषि को क्या करेंगे, सविस्तार से समझाएंगे, यानी उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। यानी क्या आ जाएगा, छात्राध्यापक कथन। जैसे क्या है, छात्राध्यापक ने क्या पढ़ाया, ये कृषि को अंग्रेजी की भाषा में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या फिर एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। अब आगे बढ़ाया छात्राध्यापक ने कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, मत्स्य पालन करना और पशुधन पालन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति और मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के ही लिए अनिवार्य है। इस तरह आप जो भी आप पढ़ाने के बाद तुरंत बाद आप जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं उस तुरंत बाद आपको बहुत प्रश्न करने होते हैं। यानी बहुत प्रश्न, यानी जो कुछ आपने पढ़ाया है वो आपके पढ़ाया हुआ छात्रों को कितना समझ में आया कि नहीं, इसलिए इस कारण बहुत प्रश्न करने होते हैं। जैसे कि पहला बहुत प्रश्न दिया कि एग्री का अर्थ होता है, तो छात्र को आपको खड़ा करेंगे और पूछेंगे एग्री का अर्थ क्या होता है, छात्र बताएगा कि मृदा। उसके बाद कृषि किस सेक्टर का विषय है, तो छात्र उत्तर देगा प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक, आपको फाइल के अंदर छात्र एवं छात्रा क्रिया में बस ये केवल इतना ही लिखना होता है कि छात्र और छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बॉक्स ये बचता है वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन वाला। इसके अंदर आप जो भी ब्लॉक बोर्ड पर लिखते हैं उसको एक फाइल के अंदर मिनी चार्ट के दौरान उस पर लिखना होता है। जैसे हमने जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा उसको एक यहाँ पे एक मिनी चार्ट आता है ब्लैक रंग का, उसको यहाँ पे चिपकाना है। जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसको यहाँ पे लिख डालना होता है। जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे कृषि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर को 2 भाग में बांट के इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम जब भी हमारा एक विशेष बात है कि जब भी हमारा प्रकरण चेंज होगा, क्या होगा, प्रकरण चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु क्या है, कृषि। उसके बाद हमारा क्या आता है, इकाई या फिर प्रकरण। यहाँ पे अब हमारा प्रकरण क्या हो गया, कृषि के प्रकार। जब भी हमारा प्रकरण चेंज होगा तब हमें उद्देश्य कथन भी परिवर्तन करने होंगे। जैसे कि किस प्रकार से यहाँ पे उद्देश्य कथन परिवर्तन किया है, जैसे ज्ञानात्मक वही रिपीट करने हैं जो पीछे हमने लिखेगी, या ज्ञानात्मक, भावनात्मक, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। ठीक है, वही उसमें कृषि शब्द सीधे ले रहे हैं यहाँ पे कृषि के प्रकारों में। जैसे कि ज्ञानात्मक में देख लेते हैं कि छात्रों में कृषि के प्रकारों के बारे में प्रत्यय विज्ञान की क्षमता है, छात्रों में कृषि के प्रकारों के प्रत्यय समझने की क्षमता है। इस प्रकार से जो बस वहाँ पे कृषि शब्द लिख रहे थे हम, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कृषि के प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख डालना है। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। फिर जब भी हमारा प्रकरण चेंज होने के बाद विकासात्मक प्रश्न, जैसे कृषि के प्रकारों के नाम बताइए, छात्र अपने उत्तर दे देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, अपेक्षित उत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक अपना सविस्तार और करेंगे, यानी कृषि के प्रकारों के बारे में कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये निर्वहन कृषि और
वाणिज्य कृषि। उसके बाद आपने पहला निर्वहन कृषि को उठाया है, ठीक है। निर्वहन कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वहन कृषि को पुनः गहन निर्वहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निर्वहन कृषि को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है गहन निर्वहन कृषि, देखो इसके अंदर, इसमें गहन निर्वहन कृषि के अंदर देख लेते हैं कि इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, जिसमें चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है और तिलहन है शामिल है। गहन निर्वहन कृषि दक्षिणी हिस्से में दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ठीक है। इस प्रकार से हम छात्राध्यापक कथन में लिख सकते हैं। आपको हमने पहले बता दिया कि छात्र क्रिया के अंदर वही लिखना है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि, फिर स्थानांतरित कृषि और तलवासी, यानी इसके भी प्रकार बांट दिए। उसके बाद आप बताएंगे कि छात्रों को वाणिज्य कृषि, पहला निर्वहन कृषि के बारे में बता दिया आपने थोड़ा, उसके बाद वाणिज्य कृषि के बारे में बता देंगे कि क्या होती है वाणिज्य कृषि। कि वाणिज्य कृषि, इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषक क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। जैसे आपने बताया कि अनाज कृषि, इसमें अनाज कृषि में आप बताएंगे कि इसमें फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। अब आप बता देंगे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया शीतोष्ण घास के मैदान में बोई जाने वाली फसलें हैं। अब नेक्स्ट है मिश्रित के अंदर आप बताएंगे कि इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूर्ण होने के पश्चात आपको, जब भी आपका टॉपिक पूर्ण होता है तो उसके तत्पश्चात आपको क्या करने होते हैं, बोध प्रश्न। जैसे यहाँ पे किए हैं बोध प्रश्न। पहला है कि कृषि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, छात्रों ने उत्तर दिया 2, गहन निर्वहन और वाणिज्य। उसके बाद गहन निर्वहन कृषि कौन सी होती है, मुख्य फसल, यानी गहन निर्वहन की मुख्य फसल कौन सी होती है, छात्रों ने उत्तर दिया चावल। प्रश्न नंबर 3, अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा किस कृषि में संपन्न होते हैं, तो उत्तर आएगा वाणिज्य कृषि। उसके बाद आपको ये लेसन कंप्लीट होने के पश्चात आपको क्या करना होता है, मूल्यांकन प्रश्न देने होते हैं। फाइलिंग के अंदर मूल्यांकन प्रश्न को सबसे पहले आप देख लेते हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं, आपको 1-2 प्रश्न विकल्पात्मक प्रश्न देने होंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि कृषि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं 1 से 12 लेकर आपको पाठ पढ़ाने के पश्चात जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जैसे वैसे वाले, खालिस्तान, सत्य, अतिरूपात्मक और निम्नात्मक प्रश्न, उस तरह से हमको भी मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, गहन कृषि में चावल मुख्यतः फसल है, सत्य या फिर असत्य, ठीक है, इस प्रकार से देना है। तीसरा प्रश्न, मुख्य फसलों के नाम बताओ। चौथा प्रश्न, मूल्यांकन के अंदर कृषि क्या है समझाइए, बड़ा प्रश्न हो गया। उसके बाद पाँचों प्रश्न, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है समझाइए, ठीक है। इसके बाद शिक्षा प्रश्न, अनाज कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न लिख देते हैं और अंत में एक प्रश्न देना होता है, बड़ा प्रश्न गृह कार्य के लिए। जैसे कृषि से क्या तात्पर्य है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि पाई जाती है। इस प्रकार से हम दैनिक पाठ्य योजना के अंदर मूल्यांकन प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो ना भूलें। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरजे क्लासेज में।